इस्लाम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान लव और हेट वाला रिलेशन अब और एक शक्ल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। कभी जंग, कभी सुलह। 17 जून को पाकिस्तान की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान MOU साइन हुआ, 14 निकात पे इत्तफाक हुआ। आप सब ने देखा कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई और मामलात आगे चल पड़े और पूरी दुनिया ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी और सबका ख्याल था कि अब चीज़ें संजीदगी के साथ आगे बढ़ेंगी, लेकिन ट्रंप मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा करते रहे और फिर हफ्ता के रोज़ उस वक्त दोबारा दोनों ममालिक के दरमियान जंग भड़क उठी जब ईरान की तरफ से एक जहाज़ को निशाना बनाया गया और उसके जवाब में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ हमले किए बल्कि ईरान ने ये क्लेम किया है, दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा भी तबाह कर दिया। इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर रोल प्ले किया, दोनों ममालिक को समझाया और सालसी का रोल एक दफ़ा फिर अदा किया और दोनों ममालिक को हमले रोकने के लिए कायल किया। हमले रुक गए और अब दोहा के अंदर एक बड़ी बैठक हो रही है। अमेरिका इस बात की तस्दीक कर रहा है, जैरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं वो और उनके खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ जो हैं वो दोनों इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा दी है और कहा है कि अब दोहा के अंदर मुज़ाकरात ईरान के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो शरारत करने से बाज नहीं आए। फिर उसमें कहा कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी हमारे साथ मिलें। ईरान ने सख्ती से तरदीद की है कि जी हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की, पता नहीं कौन साहब हैं जो इनको कह रहे हैं। और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीब आबादी वो ये कह रहे हैं कि ये सारी बकवास है, ये ट्रंप साहब का दिमाग ख़राब हो गया है, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अच्छा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जो कराची में आपने मंजर देखा कि वहाँ पे रेंजर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, शहादतें हुई, जो हमलावर थे वो भी मारे गए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर कराची की एक फैमिली वहाँ पे भटक गई एक लोकेशन की वजह से और उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए अफ़गानिस्तान का रुख किया। हमारे शहीदों ने वहाँ पे बमबारी की, 25 से ज़्यादा ख्वारिज वहाँ पे मारे गए। ये दोनों मौज़ूआत हैं जी, इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली, सीनियर तज़कियाकार हैं, दफ़ाई उमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आसिफ बाजवा साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ MPA हैं। आरिफ अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ सीनियर रहनुमा। आरिफ चोई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ सदर रहे हैं और मारूफ तज़कियाकार हैं और बहुत ही मुनासिब और बड़ी विज़डम बेस्ड हमेशा वो सलूशन की बात करते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए, ये मिडल ईस्ट के अंदर हमारा तो ख्याल था कि अब सिर्फ अमन की बात होगी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रोल को समझा, तस्लीम किया, अप्रिशिएट किया और ट्रंप के कुछ बयान थोड़े संजीदा आने शुरू हो गए, लेकिन फिर गैर संजीदगी, फिर वही हरकतें और फिर एक दूसरे पे हमले और अब फिर मुलाकात दोहा के अंदर। क्या लग रहा है ब्रिगेडियर साहब, क्या होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया रहीम सर। यही लग रहा था कि ये जो दोहा वाला ये जो माहिदा है 14 पॉइंट है, ये इसी तरह चलेंगे। अच्छा। इसके अंदर अपहीवल्स, इसके अंदर ऊपर नीचे की खदशात। ये आपको याद है कि पहले हमने कहा था कि 14 पॉइंट्स हो गए, बड़ी बड़ा फ्रेजाइल माहिदा, लेकिन इस फ्रेजिलिटी का ज्यादा जो खदशा है वो ईरान की, इजराइल की तरफ से जाहिर किया जा रहा था कि इजराइल इस माहिदे को एक्सप्लॉइट करेगा और उसको सबोटाज करने की कोशिश करेगा। अब उसने वो लेबनान में जो अटैक किए, हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक किया या लेबनान में जितने उन्हें काबू करने की कोशिश की, वो आपको पता है। फिर अभी वो वॉर बंद हुई, लेकिन वहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मैं
पढ़ रहा था, उनका एक स्टेटमेंट आई है कि जो हमास है वो तैयारी कर रहा है दोबारा वॉर में वापस आने की। तो और दूसरा उसके साथ साथ इसके बावजूद वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने नया इजरायली ऑफेंसिव जो है उसको अपोज किया है कि आपको इजरायली और नया ऑफेंसिव रिन्यू ना करें। तो उसके साथ साथ जो कुछ आपने जिक्र किया कि अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर फायर किया, ईरान ने एक जहाज को हिट किया था, तो ये जो टूटा है टक टुक जो है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ट्रम्प के पावर में होते हुए ये चीजें जो है जारी रहेंगी, क्योंकि ट्रम्प जो हार्ड स्टांस लेना चाहता है उसकी एक वजह ये है कि ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट, एंड एटलीस्ट टिल नवंबर फर्स्ट वीक इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट, बिकॉज उसके साथ उसके ऊपर बहुत सारे एकदम आके चैलेंजेस पड़ गए हैं। और चैलेंजेस क्या है, उसको अपनी एक साख का भी सामना है और अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सामना है, जो न सिर्फ अमेरिका के अंदर है बट वर्ल्ड ओवर है। इसीलिए आपने देखा कि अभी उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करके सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दिया, मीनिंग देयर बाय कि दे आर गोइंग टू ओरिएंटेड देयर होल एनर्जी टुवर्ड द पैसिफिक एरिया इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द इंडो। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है या जो फायर हो रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई फुल स्केल ऑफेंसिव नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अब फुल स्केल ऑफेंसिव में जाने के मूड में नहीं है, ना उनके पास इस वक्त फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना एम्यूनिशन है कि वो जिस तरह पहला ऑफेंसिव का आपने एक फेज देखा है, उस ऑफेंसिव के फेज को लेके आगे चल सके। लेकिन ये जो मिसाइल फायरिंग और चीजों को हिट करना, ये ईरान भी करता रहेगा। जैसे ईरान ने बहरीन में, अभी बहरीन की मिनिस्ट्री की भी स्टेटमेंट आई है कि वहाँ पे फिफ्थ फ्लीट पे जो हमला हुआ है, फिफ्थ फ्लीट वैसे तो पहले खाली हो चुका था, अभी वहाँ पे कुछ बिल्डिंग, कोई स्टोरेज की कंडीशन, कुछ उनके जो है वो एमुनिशन के स्टोरेज, कुछ वेपन्स के स्टोरेज वहाँ पे थे, जिसके ऊपर ईरान ने कल रात को उसके ऊपर बड़ा हैवी हमला किया। और इसके साथ साथ अभी जो अल हदीद एयरबेस तकरीबन खाली हो गया, तो पीछे रह गया कुवैत, या कुवैत के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब के अंदर से उनकी अमेरिकन ऑलरेडी थिन आउट कर चुके हैं। तो अब ये दो चॉइसेस रह गई हैं, जिसके ऊपर अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो ईरान जवाब में इजराइल पे हमला नहीं करेगा, जब तक इजराइल उनके ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन जैसे आपने कहा, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट है, कल भी उनको जुनून चढ़ा, तो उन्होंने कहा जी कि मैं ईरान को सबक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीजें क्योंकि उसकी नेचर के अंदर बन चुकी हैं। और एक जैसे आजकल कहा जा रहा है, दुनिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स आपको उठा के देख लें, उनकी तहरीरें पढ़ लें, आप इजरायली जो बहुत हार्डकोर इजरायलीज हैं उनकी उठा के तहरीरें पढ़ लें, तो वो एक चीज बड़ी क्लैरिटी से कह रहे हैं कि इजराइल को एक स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है और ईरान को एक स्ट्रेटेजिक फतह हुई है। अब इस शिकस्त और फतह के चक्कर में दोनों बार उसके अंदर से नेतन्याहू ने एक नैरेटिव निकाल दिया। उसने कहा कि जी हमने जो अपने वॉर एम्स थे वो अचीव कर लिए, मीनिंग देयर बाय कि वो डिलीवर ये कर रहा है कि जी हम जीत चुके हैं। तो ये जो एक तो वॉर ऑफ वर्ड्स और वॉर ऑफ एक्शन जो है, ये इस किस्म की सिचुएशन में एक कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं होती, एक एक्सपेक्टेड चीज होती है, क्योंकि ये टोटल जितनी भी रही है, आपने देखा ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर रही है, और ज्यादा इसका मिसाइल और पीएफ की जो एयरफोर्स का जो म्यूनिशन है उस पर डिपेंडेंसी रही है, क्योंकि जमीनी फोर्स से आपस में एक दूसरे के सामने नहीं है। तो ये पुश बटन की वॉर जो है, ये आगे आने वाले दिनों में भी आपको चलती नजर आएगी। बहरहाल बघेल साहब, ईरान ने साबित किया, और अब भी दोबारा से कल के हमलों में अगर आप देख लें, इतनी शिद्दत से ईरान ने रिएक्ट किया है और उन्होंने इतने टका के हमले किए हैं कि उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान डे बाई डे पहले से बेहतर हो रहा है, रिकवर कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है, चीज़ों को अपने असले समेत बाकी सारी चीज़ों को दोबारा से इन ऑर्डर कर रहा है। आरफ शोश साहब, आपको क्या लग रहा है जी, ये सिचुएशन जो है क्या रुख इख्तियार करेगी? मुस्तकिल बुनियादों पे अमन होगा मिडल ईस्ट के अंदर? कल हमने देखा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची साहब को, वो इराक़ के दौरे के ऊपर गए, बड़ा रिस्की ट्रिप था, जबकि इजराइल कह रहा है कि जी हम उनको छोड़ेगा नहीं, और इसराइल अभी धमकियां दे रहा है, अमेरिका भी धमकियां दे रहा है। और वो कल ओपनली उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे काफ़ी देर रहे, और उनके जो सलमानी साहब जर्नैल उनके शहीद हुए थे, उस जगह पे भी वो गए, फूल चढ़ाए उन्होंने। तो लग रहा है कि ईरान दोबारा से जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ पे विजिट्स भी कर रहा है और अपना कंट्रोल दोबारा से हासिल करना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। असल बात यह है कि ईरान हर महाज पे बहुत एक्टिव नजर आ रहा है।
सफारती महाज पे भी ईरान जो है बहुत ज्यादा उसने इन दिनों में मूवमेंट की है। आप अगर देखें तो उनके जो वजीर खारजा हैं वो चाइना से लेकर रशिया और गल्फ के तमाम ममालिक जो हैं उनके साथ इस तरह यानी शटल डिप्लोमेसी में यानी वो मौजूद हैं। और नजर ये आ रहा है, यानी बुनियादी बात जो आपका सवाल था उससे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त जो इजराइल है वो अपने आप को ये समझता है कि अगर इस खित्ते में यही सूरत हाल बरकरार रही और ईरान जो है वो कंसोलिडेट कर लेता है तो आने वाले दिनों में उसकी सूरत हाल बिल्कुल खराब हो सकती है। वो अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस करता है इस खित्ते में ईरान की बढ़तरी और सुप्रीमेसी के कायम होने की सूरत में, क्योंकि उसे ये नजर आ रहा है कि सऊदी अरब और बाकी गल्फ ममालिक जो है वो आने वाले दिनों में अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेंगे। अमेरिका पे डिपेंड ना करने का मतलब यह है कि वो इसराइल के साथ उनका कोई ताल्लुक उस तरह नहीं रहेगा जिस तरह इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात पहले थे। और इसराइल के साथ ताल्लुकात उनके ना होने के नतीजे में इसराइल तनहा रह जाता है। ऑलरेडी इसराइल जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। तो इसराइल के हाथ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है वो यही है कि ये जो अमेरिकी सदर है वो बाकी बातों के अलावा यानी इसराइल के बहुत ज्यादा हाथों में खेल रहे हैं और उसकी वजह यानी एप्स्टीन फाइल भी हैं। यानी इसके बहुत सारी चीजों के अलावा एप्स्टीन फाइल को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो दूसरा ये है कि जो वहां उसका अपना इलेक्शन है, दोनों के लिए प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो भी अपने यानी उसे अपनी सियासत हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और इसी तरह यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी सियासत जाती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए वो अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। तो उनकी अच्छा, आरफ चौधरी साहब, में ये सारी आरफ चौधरी साहब, ये एप्स्टीन फाइल की हम सब बड़ी बातें कर चुके, ब्रिगेड साहब ने भी कई दफ़ा बातें की, आप भी कर रहे हैं, हम भी करते रहे। ट्रंप जिस कमाश का आदमी है, ये इससे कोई बड़ी क्या चीज़ होगी जो उनकी ज़िंदगी सबके सामने है? ये एप्स्टीन फाइल के अंदर इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है जिससे ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा सके? नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि बड़ी चीज नहीं, असल बात तो यह है कि जो कुछ मौजूद है वो सारे का सारा सामने आ रहा है। और ये वो अगर ट्रंप इस बात से खौफजदा ना होता तो इसने ये पाबंदी नहीं लगानी थी। आपको मालूम होगा कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स है वो आसानी से रिलीज नहीं हो रही, उसमें कोर्ट के ऑर्डर और लोगों का प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा यानी उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। अदरवाइज तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी भी नहीं ये चाहता था कि ये फाइलें खुले। वो जितना मर्जी अपने आप को यदि आप समझे, आप उसे बदमाश कह लें या जो भी आप बदमाश कह लें, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उसे ये पता है कि अमेरिका की राय आमा, सेनेट और वहां की कांग्रेस वो इतनी मजबूत जरूर है कि इन चीजों को वो बिल्कुल यानी इस बुनियाद पे उसका मुआवजा वो कर सकती है और वो मुआवजे वाला अमल जो है वो जारी भी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो दोनों के लिए जो अपने तौर पर मुल्कों की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो इसराइल को है, लेकिन जाती तौर पर जो है अपनी अपनी सियासत की जो यानी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है वो भी दोनों के लिए एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसी वजह से यानी ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे को एक दिन के लिए भी इसराइल ने तस्लीम नहीं किया। इसराइल ने जिस वक्त वो मुआहदा हो रहा था उस वक्त भी लबनान में वो फायरिंग कर रहा था, लबनान पे हमले कर रहा था। तो अब तो ये सूरत हाल बन गई है कि अब अमेरिका यानी इसराइल के पास इसके अलावा चारा कोई नहीं। यानी कई लोग तो उसे ये समझते हैं कि वो खुशी पे तुला हुआ है कि अब जाहिर है कि जिस तरह का उसकी ख्वाब थी कि जनाब ग्रेटर इसराइल और कहाँ तक उसे नक्शा जो है वो पेश किया था और वो अपनी किताबों मजहबी किताबों का हवाला वो देकर कह रहे थे कि सिर्फ हम ही इजरायली जो है वही सरवाइव करने के लिए दुनिया में आया है, बाकी सबको नेस्तो नाबूद होना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उन्हें उल्टा सारा कुछ नजर आ रहा होता हुआ तो इस तरह की सूरत हाल में ये अपनी आउट ऑफ डेस्परेशन में ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन आउट ऑफ नेसेसिटी और आने वाले दिनों में जो मारूजी हालात हैं वो ईरान के हक में है और इस खित्ते में बदलती हुई सियासी और जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से ये मुआहदा होगा। लेकिन ये मुआहदे होने के बावजूद मुस्तकिल अमन जो है वो काफी करीब नजर नहीं आता। ठीक है, आरिफ अब्बासी साहब,
आपको लगता है कि ये मुस्तकिल अमन होगा या दोबारा से ट्रंप साहब को किसी वक्त जोश चढ़ेगा और दोबारा इसराइल के साथ मिलके ईरान पे चढ़ाई कर देगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आप तीनों ममालिक की पोजीशन देखें और दुनिया का रवैया देखें, तो उसके मुताबिक तो जो टारगेट ये लेके आए थे अमेरिका और इसराइल, उनमें से कोई भी अचीव नहीं कर सके। ना रजीम चेंज कर सके, ना वहाँ अपनी मर्जी की हुकूमत बना सके, ना ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पे कोई बात कर सके, बल्कि आपने हरमस पे उन्होंने लूज किया है कि ईरान ने कभी उस पर इस तरह का दावा नहीं किया था जिस तरह का वो अब कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल, खसूसी तौर पर अमेरिका, उनके पास अपने अवाम को दिखाने के लिए न फौजी तौर पे, न इक्तिसादी तौर पे, न सियासी तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो अपने अवाम के सामने पेश करें जिस जंग में ट्रिलियन ऑफ डॉलर लगा के इतना नुकसान करके हमने ये फायदा उठाया है। तो अब वो इसराइल की देखें, इसराइल का मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नेतन्याहू की तो सर्वाइवल भी इसी में है कि वो कहीं ना कहीं उलझा रहे और अपने अवाम के सामने कोई ना कोई नक्शा इस तरह का पेश करता रहे कि ही इज द वन, वो जो ग्रेटर इसराइल को आगे लेके जा सकता है। बट जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखें उसकी जो पब्लिक राय आमा को भी देख लें, उसके मुआशी हालात भी देख लें, फिर उसके फौजी नुकसानात भी देख लें, कांग्रेस और सेनेट की जो करारदादें उनको देख लें, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका किसी तरह भी इस जंग को आगे ले जाने की पोजीशन में है और ना ले जा सकता है। हाँ, इसराइल की हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह इस मामले को आगे लेके चले, लेकिन आपको पता है कि इसराइल जो क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, वो जो आयरन डोम का उसने एक ढोंग रचाया हुआ था, अनटचेबल का एक जो उसने वो दिया हुआ था लोगों को कि भी इसराइल अनटचेबल है और वहां किसी का खोज है, वो सारी वो राज फाश हो गए। तो इसराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेला ईरान के सामने खड़ा हो सके। और अमेरिका, अब मैं जाती तौर पे एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि अमेरिका की तीनों ना फौजी, ना इक्तिसादी, ना सियासी, तीनों जो इस टाइम वहाँ पोजीशन है वो जंग करने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल ठीक है। बरगेली साहब, एक राय कुछ लिखा भी जा रहा है इस पे इंटरनेशनल मीडिया में, और ईरानी इट्सल्फ इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वक्ती तौर पे अमेरिका को पॉज लेके तो दोबारा जंग में आ सकता है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 3-4 वजूहात बताई जा रही हैं कि एक तो वो कहते हैं जी फीफा कप है, बजट था, मिड टर्म इलेक्शन है, उसका जो मुआवजा है, 3-4 चीज़ें, और प्रेशर है और कांग्रेस का प्रेशर है वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ी देर रुक के दोबारा भी नई साहबंदी करके ईरान पे अटैक दोबारा कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि अमेरिका दोबारा ये गलती करेगा? सब एक चीज हमें जहन में रखनी होगी, हमें रखनी चाहिए कि जो चीजें जिस इवेंट डेवलप कर रहे हैं, और वो ये है कि ट्रंप ने इलेक्शन हो, उसकी रेपुटेशन हो, जो भी चीज हो, उसके खिलाफ केसेस हो, बनने हो, उस सब का प्रेशर उसने उठा लिया। ओके। और उस चीजों से वो पेस्टर नहीं हो रहा, यानी वो उन चीजों की वजह से वो उसको कोई परवाह नहीं, उसको परवाह आप कह दें, he couldn't care less, he's not bothered about it। इस चीज से ये लगता है, क्योंकि देखे ना, अगर तो उसको इंटरनल प्रेशर उसके ऊपर इतना हावी होता तो वो ये रोजाना जो बड़बड़ करता है और जो बड़े बड़े बयान देता है, कम से कम उससे बात रह के ये कोशिश करता कि ये 14 पॉइंट से कुछ पॉइंट है, कुछ और ना हो, अगर कुछ और अमल भी नहीं होता तो बातचीत का अमल ही कम से कम 60 दिन तक जारी रहे, क्योंकि 60 दिन का तक एडवांटेज अवेलेबल है ना, कि 60 दिन तक आपने बातचीत करनी है और उसके ऊपर आपने तमाम चीजों का। अब वो जब ईरान के पैसे अनफ्रीज करने की बात होती है, वो कहते हैं हमने तो कहा था गंदम खरीदेंगे, गंदम देंगे, अपना उनको इतने पैसे की $25 बिलियन की गंदम दे देंगे। ईरान कहता है हमने तो ऐसी कोई बात नहीं। सो मीनिंग देयर बाय कि वो अपने इस चीज पे कि वो जो ईरान के खिलाफ जो एक ऑब्सेशन, मुझे मैंने आपने देखा है, जो उसकी ऑब्सेशन है ईरान के खिलाफ, वो उसके जहन में कायम है, और वो उसके जरिए ईरान को प्रेशराइज करके अपने आप को लीगली भी और अपने आप को अमेरिकन पब्लिक की नजर में और दुनिया की नजर में अपने आप को एक विक्टर के तौर पे पेश करना चाहते हैं कि जी मैंने उसको तड़ी दे दी, तो मैंने तो ये कह दिया, तो मैंने वो कह दिया, और उसके जरिए क्योंकि वो जो भी बयान देता है उसको वो ये अपनी जात को इन्वॉल्व करता है,
ट्रुथ सोशल के जरिए बयान दे या किसी के जरिए बयान दे, फिर उसके अल्फाज भी ऐसे होते हैं जो एक इतने बड़े मुल्क के लीडर को सूट नहीं करते। अभी जो ईरानियन के बारे में उसने लिखा कि मतलब वो कम से कम इतनी बड़ी जमहूरियत लीडर इतना लो लेवल पे तो नहीं जा सकता, इतना जमदा, इतना स्टूपिड तो नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ना इतना वो जलील हो सकता है कि वो किसी दूसरी कौम के बारे में कहे कि डिसऑनरेबल पीपल है। खुद ही वो अपनी ऑनर को चैलेंज करवाता है कि लोग उसको गालियां दें और कहें कि जी ये तो पागल है। जैसे बरतानिया के एम्बेसी अपना कांग्रेस में वो पार्लियामेंट में खिताब होता था, एक मेंबर पार्लियामेंट ने अपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके कहा कि ट्रंप इज अ जेनोसाइडर, इज अ गैम्बलर, इज अ क्रिमिनल। आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे आप मुलाकात कर रहे हैं। और तो ये चीजें जमाम है। इसमें ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, ये चूंकि ट्रंप की जबान को लगी हुई है तो ये जारी रहेगी और ये उसके बैकग्राउंड से मैच करती है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो ट्रंप नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक जो फुल स्केल ऑफेंसिव जो आप इमेजिन, जो हम सोचते हैं कि एक फुल स्केल ऑफेंसिव पे अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि कल दोहा में जो उन्होंने कहा कि ये टॉक हो रही है, उसे ट्रंप ने खुद कहा कि कल दोहा में टॉक हो रही है और ये जैरेड कुश्नर जा रहे हैं और साइड लाइन पे बातचीत होगी और टेक्निकल वफूद भी बैठेंगे। अभी वो ये कह रहा है, ईरान कहते, ईरान उसको डिनाई करता है कि अभी तक तुम्हारी कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान कहता है कि जी बातचीत होगी। ईरान असल ये में जो सिलसिला है, ये रोलर कोस्टर सिलसिला जो है, ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वाइल ट्रंप। और ये भी सोचना चाहिए कि गालिबन उसने ये सोच लिया है कि अब जिस तरह इलेक्शनों में पैसा लगता है ना बड़े सारे ममालिक में, उसने APEC की लॉबी को ये कह दिया कि जिस तरह पैसा लगता है बाकी मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, इस तरह मैंने भी इलेक्शन जिता के दिखाओ। ठीक है ना? तो वो मेरा ख्याल उसने वो बिलियनर्स को रोल ऑन किया है, जो APEC के बिलियनर्स हैं, कि जो डेमोक्रेट्स के जो हैं और उनके जो है पैसे पे करो दबा के और इलेक्शन में जिता दो। क्योंकि इलेक्शन वहां पे अमेरिका में भी बहुत सारे इलेक्शन 80% इलेक्शन मेरा ख्याल है और वो फंडिंग होते हो। मेरा ख्याल है इस पे ईरान शायद चाह रहा है, ईरान भी समझ रहा है कि वो बड़े टेक्टफुली, आपको पता है ना, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं और सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सारे खारजा अमूर को ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि $6 बिलियन जो कतर के पास है, कम से कम वो हमें भिजवा दें, रिलीज़ कर दें और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, बात भी कर लेते हैं, कुछ तो करें ना। तो बाजो साहब आप लाइन पे आ गए हैं। बाजो साहब पहले भी लाइन पे था। बाजो साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं बिल्कुल आपके पास साथ मौजूद हूँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। बाजो साहब, पहले मैंने सवाल किया था, मैंने ये पूछा था कि जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, इस पे दोबारा डायलॉग की बात हो रही है। पाकिस्तान ने दोबारा दोनों मालिक को समझाया है कि भाई आपके दरमियान तो सुलह हो गई हुई है, आपको याद नहीं रहा शायद, तो हमले ना करें। फिर दोबारा उनको याद नहीं करवाई है, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमले तो बंद कर दिए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि आगे चल के जो सिचुएशन है ये क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं सर आपको ये अर्ज करूंगा कि मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं कि जब इस्लामाबाद में पीस टॉक हो रही थी तो आप बड़े बाखबर साफी हैं, आपके इल्म में होगा कि तकरीबन उस वक्त जो है वो तमाम चीजें तय हो चुकी थी और रिटर्न स्टेटमेंट के करीब पहुंच चुके थे। और जब ट्रंप को ये पता चला कि JD वैंस जो है ये बिल्कुल मुआदा के करीब पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने अर्जेंटली उनको कॉल करके वापस बुला लिया। उसकी ये ऐसा नहीं है जिस तरह आप और दूसरे या मैं लोग ये समझता हूं कि ट्रंप जो है ये कोई पागल आदमी है या कोई बेवकूफ आदमी है, ऐसा नहीं है सर। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। ये वहां पे सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। वो हर चीज को पहले ले करते हैं, फिर उसको करंट लगा के चेक करते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी कुछ करें, कभी उनके पास प्लान A, प्लान B, प्लान C, D सारा कुछ है। ब्रिगेडियर साहब ने भी ये कहा और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आरफ साहब ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आसानी के साथ ये मामला खत्म होने वाला है। और मैं एक बात बड़ी वसूख से हमसे लोग सवाल करते हैं सर, शायद आपसे भी लोग करते हो, कि ये इतनी बड़ी जंग जो थी इसराइल ने शुरू की और उसके बाद अमेरिका बीच में आ गया और अब आप जो मुआदा कर रहे हैं या हो चुका है, इसमें इसराइल का तो कहीं नाम नहीं है। तो मैं उनको जवाब तो ये देता हूं कि चूंकि इसराइल कोई एक किसी पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम ही नहीं किया, हैविंग नो वैल्यू, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या ये जो पीस
का मुआहदा करेगा तो इसराइल फिर जैसा कि लेबनान में हो रहा है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये सब चीजें उन नेतन्याहू की सियासत और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत, ये इसके वो अपने देख रहे हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इस पीस टॉक के, इस कंप्रोमाइज के, इस मुआहदे के क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। और जब तक ये देखें कोई एक टारगेट नहीं है अमेरिका का कि वो सिर्फ ईरान के ऊपर हमला करना था या इसराइल को बचाना था, उसके कई टारगेट्स हैं। कहीं पेट्रोल के ऊपर वो टैक्स लेने की बात की, कहीं उन्होंने इसराइल, अमेरिका, चाइना और वो सारे, और बाजवा साहब वो सारे टारगेट उनके पूरे हो गए आपके ख्याल में? नहीं, उनका टारगेट नहीं पूरा हुआ। नहीं, उनका टारगेट तो जजीरे के ऊपर, तेल के ऊपर भी कब्जा करना चाहते थे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सवाल ये है कि क्या वो तेल पे कब्जा कर सके? उनका टारगेट ये भी होगा कि नेटो के साथ उनकी लड़ाई हो जाए, वो भी हो गई। उनकी दुनिया में रसवाई होनी थी, वो भी उनका टारगेट होगा, वो भी हो गया पूरा। तो वो तो जो टारगेट थे ट्रंप के, वो रजीम चेंज नहीं कर सका, फौजें वहाँ नहीं उतार सका, उसके एटमी प्रोग्राम स्टिल उसी तरह मौजूद है, बल्कि वो तो अपने हार्मस का एक नया शोशा पैदा करके यहाँ से निकल गया। 14 पॉइंट्स में तो कुछ उसका टारगेट नजर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं अचीव नहीं वो कर सके, कोई एक चीज अचीव नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। बात आपकी सही है कि इसराइल इसमें बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।